देखिए बाबू, हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे, पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। और प्रकाश के चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन में हम आपको स्नेल का नियम बताए थे। जो स्नेल का नियम था n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही था स्नेल का नियम, n बराबर साइन आई बटा साइन आर। और इसमें जो आई है, सिर्फ आई, साइन आई नहीं, आई को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस आर को बोला जाता है अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और एन को जानते हैं, क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। तो एन बराबर सूत्र अभी जस्ट पढ़े हम लोग, और ये पढ़ चुके भी थे। एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। इस पर पहले थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक ना, समझेंगे। तो इसमें क्या है? साइन है, तो साइन के पदों में इसका मान पता रहना चाहिए। जैसे 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। गणित में ये चीजें पढ़ाया जाता है, त्रिकोणमिति में पता रहेगा तो आसानी से किया जाएगा। तो देखिए, ये हो गया बाबू साइन, क्योंकि साइन का इस्तेमाल किया गया इसमें। तो साइन के पदों में जो भी आएगा मान, आपसे वह मान याद रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 0 अंश, फिर आता है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आपको इतना ही जानना है। हम सवाल करने के लिए ये डाटा लिख रहे हैं। देखिए, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। ये चीजें आपको पता रहना चाहिए कि साइन में कितने अंश का मान क्या होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। सवाल कैसे देता है? इस तरीके से दिया रहेगा, वो लिखा रहेगा सवाल में आपतन कोण, कहीं भी लिखा रहेगा आपतन कोण। मान लेते हैं कि 30 अंश है, आपतन कोण कितना है? 30 अंश। तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 45 अंश है, 45 अंश है। हो गया, आपतन कोण दे दिया और अपवर्तन कोण दे दिया। कहा गया कि अपवर्तनांक निकालिए, एन का मान बताइए। अपवर्तनांक एन बताइए, अपवर्तनांक को दिखाते हैं एन से। तो एन पूछ दिया तो सूत्र तो यही लगाएंगे। तो एन बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तक मान रख देंगे एन, साइन है तो साइन लिखेंगे, आई है ना, आई के जगह पर 30 अंश बटा साइन आर, आर की जगह पर 45 अंश, ठीक। मान रखते हैं ये बाबू पूरा साइन 30 अंश, इसके जगह पर मान रखा जाएगा साइन 30। साइन से साइन नहीं कटाते, अनुपात नहीं कटता है, और यही एंगल बराबर आता है साइन 30 तो कटता है, साइन 45 रहता है तो कट जाता है। अलग अलग है ना, कोण अलग अलग है, और जो अनुपात है बराबर है, तो ये कटता नहीं है, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कटते नहीं है। साइन 30, साइन देखिए, साइन यहाँ पर है और साइन 30 यहाँ पर है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो इस पूरे के जगह पर लिखेंगे 1/2, और फिर लिखेंगे बटा साइन 45 है, अब इसी में से लेकर लिखेंगे साइन 45, यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। हो गया। अब इसे हल कर देंगे। ये जो √2 है आकर 1 में गुणा कर देगा, और यह जो 1 है आकर इसमें गुणा कर देगा। तो ये हो जाएगा n बराबर √2 आकर इसमें गुणा करेगा 1 में तो होगा √2 बटा 1 आकर इसमें गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा।
ठीक, देखो √2 ऐसे ही छोड़ दीजिए बटा में, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणे √2, 2 को अब इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो √2 गुणे √2, तो रूट लिखेंगे दुदनी के 4 और 4 के वर्गमूल क्या होता है 2, 2 आ गया ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखे हैं 1√2 1√2, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 और बट्टा में बचेगा √2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे में इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और ऐसे बोल दिया गया आई बराबर 60 अंश, आई बराबर और आर बराबर बोल दिए 30 अंश, तो एन का मान बताइए, अपवर्तनांक बताइए। तो अब लिखेंगे एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। आपसे बाबू ऐसे ही पूछा जा सकता है सवाल, आई का मान दिया रहेगा, एन का मान दिया रहेगा, आर का मान पूछ दिया जाएगा, मतलब तीनों में से 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान पूछेगा, तो हल उसी तरीके से करना है, ठीक है। 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान पूछेगा। तो देखो आई और आर का मान दे रहा है तो एन पूछ रहा है, एन और आर का मान दे देगा तो आई पूछेगा, ठीक है। तो 2 का मान दिया, एन निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे एन बराबर साइन आई का मान कितना है 60, और यहाँ पे लिख देंगे साइन आर की जगह पर 30। साइन 60 का मान कितना है √3 बटा 2 बटा साइन 30 का मान 1 बटा 2, ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एन बराबर यहाँ पर बचा क्या √3, इसके बट्टे में क्या है, तो 1 को नहीं लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। समझ में, कर लेंगे। हाँ, अभी सवाल देंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक ना, देंगे तो हल कीजिएगा। तो एन बराबर हमारा सूत्र क्या गया, साइन आई बटा साइन आर, और इस पर सवाल 1-2 देख लिए कैसे हल किया जाएगा। जो जो अगला हेडिंग आएगा हमारा वो आएगा विरल माध्यम। क्या आएगा, विरल माध्यम, और एक आएगा सघन माध्यम। ये बार बार अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होंगे, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। आप देखिए विरल माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसका कण दूर दूर हो उसे क्या बोलेंगे, विरल। और जो सघन होता है तो बोलेंगे ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास हो उसे बोलेंगे सघन माध्यम। अब आपको 2 माध्यम दिया रहेगा और उन दोनों माध्यम में कंपेयर करके बताना होगा किसके कण दूर दूर है तो हो जाएगा विरल, और किसके कण पास पास है तो वो हो जाएंगे सघन। इसमें क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस माध्यम के कण दूर दूर हो उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। और इसमें क्या लिखेंगे, जिस माध्यम के कण पास पास हो उसे बोलेंगे सघन माध्यम, ठीक। ये चीज पता रहना चाहिए, किसको सघन बोलेंगे किसको विरल। सवाल में हम जैसे बोलेंगे इसी पर सवाल बोलेंगे तो लिखने का कुछ तरीका होगा, उसको लिखा कैसे जाएगा। यहाँ पर हम तो डायरेक्ट डाटा दे रहे थे आई का मान और आर का मान, तो आप डायरेक्ट रख कर हल करते थे। ये चीज़ें जानकर जब बोला जाएगा सवाल तो उसमें पूछा जाएगा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, ऐसे करके कुछ लिखने के लिए सब आएंगे, तो उसको समझाने का प्रयास करें और लिखकर हल किया जाएगा। इसको सवाल करने तो आ जाएगा मान रखने, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होगा इसके अकॉर्डिंग सीखा जाएगा। तो विरल माध्यम क्या होगा, जिस माध्यम के कण दूर दूर हो, और सघन माध्यम जिस माध्यम के कण पास पास हो। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, आप बताइएगा उसमें अपने
थिंकिंग से कि किसके कण दूर दूर होते हैं और किसके कण पास पास होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, वायु और जल, दो माध्यम हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सघन है और कौन विरल है। आप जानते हैं कि जो जल है तो जल के कण पास पास होते हैं, वायु की अपेक्षा इन्हीं दोनों में से कंपेयर करके बताना है। और जो वायु हो, जैसे हवा है यहाँ पर, तो इसके कण क्या है, दूर दूर, इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रहा है। पास पास हो जाएंगे तो दिखाई देने लगेगा। जैसे गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, उसमें जो गैस भरे हैं उसको और हम पास पास करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पानी के रूप में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके कण क्या हो रहे हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो सघन हो जा रहा है। और उसी को हम फैला देंगे तो कण दूर दूर हो जा रहा है, तो हो जाएंगे विरल। तो बताइए, वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर, तो ये हो जाएगा विरल। और जल के कण पास पास, तो ये हो जाएगा सघन। अरे समझ में? जैसे हम बोल दिए, जल बोल दिए और बाबू हीरा बोल दिए, जल और हीरा, तो इसमें कौन सघन होगा कौन विरल होगा, इन दोनों में से कंपेयर करके बताना है। अब जानते हैं कि जो इन दोनों ही कैसे दोनों सघन हो जाएगा, इन दोनों में कंपेयर करके बताना है। तो हीरा क्या कठोर होता है, और कठोर होगा तो उसके कण बहुत पास पास होंगे, किसके अपेक्षा, जल के अपेक्षा। समझे यार? तो हीरा क्या हो जाएगा और जल क्या होगा, विरल। समझे? हीरा के अपेक्षा जल के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं, अच्छा इन दोनों में ठोस कौन है, हीरा है। द्रव कौन है? अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका कण जो जल होते हैं इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, किसके अपेक्षा, हीरा का, ठोस के अपेक्षा। तो इसीलिए हम हीरा को बोल रहे हैं क्या, सघन, क्योंकि इसके कण बहुत पास 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 हैं। और जल को क्या बोलेंगे, विरल। छाट लेंगे ना, ऐसे ही छाटने के लिए नहीं आएगा, सवाल में लिख कर आएगा, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा देखा जाएगा। ये हो गया सघन और विरल, दोनों समझिए। जहां पर वायु लिखा रहेगा तो उसको ए से दिखाएंगे, एयर, एयर मतलब हवा। और जहां जल लिखेगा तहाँ डब्लू, वाटर हो जाएगा। जहां पर हीरा लिखेगा तो वहाँ पर डी लिखेंगे, डायमंड हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसे नाम आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रतीक उसका देते जाएंगे, आसान हो जाएगा। समझे? हाँ। चांदी हो गया और हीरा, दोनों कठोर है, दोनों क्या है, सघन है, ऐसे नहीं आएंगे। चांदी और हीरा दोनों क्या है, कठोर धातु है, तो नहीं आएंगे। लिक्विड रूप में रहेगा तब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल आना चाहिए कि हम कंपेयर करें तो उसमें छांट सके कि किसके कण दूर दूर है और किसके कण पास पास है। ठीक है, तो बात ना जहाँ पर समझ नहीं आता कहाँ पर पूछिए। देखिए, जो अभी हम लोग यहाँ पर जाने, एन क्या है, अपवर्तनांक, एन क्या है। और हम पिछले क्लास में यहीं पर छोड़े थे कि अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा, अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा। यानी कि देखो ये चीजें जान गए ना। चलिए, एन बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक, एन क्या है, अपवर्तनांक है, एन क्या है, अपवर्तनांक। हम पूछेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जाए, एन तो प्रतीक है उसका, अपवर्तनांक का प्रतीक है। पूछा जाएगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ये है साइन आई और ये है साइन आर। तो साइन आई और साइन आर, इसका मतलब ये जो लिखे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात मतलब बटा होता है, तो परिभाषा इसी से निकल जाएगा, साइन आई और साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई और साइन आर के अनुपात को क्या बोलते हैं,
अपवर्तनांक। याद हो गया? साइन आई और साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। समझे? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बोलो। साइन आई और साइन आर के अनुपात को, ठीक है। जो अपवर्तनांक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने होते हैं? दो। अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। अपवर्तनांक कितने हो जाएंगे? दो। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ना, ये चीजें समझाना था, समझा दिए। हाँ, जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना हम पढ़े हैं, अपवर्तन पढ़े अभी। जो अपवर्तन की घटना होती है बाबू, तो या तो विरल से सघन में जाइए, नहीं तो सघन से विरल में। तो विरल से सघन में जाने या सघन से विरल में जाने पर कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, क्योंकि दोनों माध्यम में प्रकाश की किरण एक माध्यम से विरल से सघन में जाएगी तब भी मार्ग से विचलित होगी, और सघन से विरल में जाएगी तभी मार्ग से विचलित होगी। विचलित दोनों कंडीशन में होना है। तो दोनों कंडीशन में विचलित हो रहा है तो क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन तो यही कहता है कि विचलित हो जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। तो ये तो दोनों किसी माध्यम से किसी माध्यम में जाएगा तो विचलित तो होगा, तो अपवर्तन होगा। जो अपवर्तनांक होते हैं वह दो होते हैं। जो पहला होता है वह होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। अब नया नया हेडिंग आएगा, ठीक ना। जो दूसरा होगा वह होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने होते हैं? दो। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो लिखो मत, अभी लिखो मत, लिखवाएंगे इसको, अभी तो पढ़ा रहे हो तो इसको ध्यान से देखो। लिखवा तो रहे हैं ये, लिखो मत चीजों को, विस्तार से लिखवा देंगे, जो जो जैसे बता रहे वैसे ही लिखवा देंगे, ध्यान से देखिए। अपवर्तनांक कितने होते हैं? दो। एक सापेक्ष अपवर्तनांक और सबसे पहले क्या आएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या आएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए जानते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक को। सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? परिभाषा बोले। हाँ, परिभाषा इसका है, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बताओ बाबू शिवम, बताओ सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सापेक्ष। बट ठीक है, बताओ जी तुम, बताओ बताओ सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ठीक है, परिभाषा पूछनी है ये पर कि बढ़िया से निकल तेरा सर जी, देखिए नाम के बढ़िया सा। सापेक्ष अपवर्तनांक होने कहा हमारा और देखो, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बताओ जी बाबू, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। हाँ। दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? यादव जी बोलो, बैठो, ठीक है। दूसरे माध्यम को ना के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बट बताओ जी बाबू धीरे, पहले माध्यम के बोलो।
चुप रहो जी। चलो ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब अभी समझाएं विरल सघन। सुनो, विरल सघन समझाए ना, अब आएगा समझ में कि इसको समझाने का मतलब क्या था। अब यहाँ पर लागू होना शुरू हो जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है? अब जिनको लिखने आएगा उनको सवाल करने बोलेंगे जो सवाल, अब वो आसानी से आने लगेंगे। जैसे बाबू हम बोले हैं परिभाषा, परिभाषा बोले हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, देखो जैसे नहीं आइल में, चलो देखो जी, जैसे इस तरीके से लिखा रहेगा 1 and 2, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या N12, इसे 12 नहीं पढ़ेंगे, N12 नहीं पढ़ेंगे, N12 ऐसे लिखा रहेगा 2N1 या N21। अब पूछा जाएगा बाबू कि इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैसे W ऐसे लिखते हैं ANG या ANW या GND, ये चीजें लिखा गया है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ाएगा चीजें। ये जो लिखे हैं बाबू 1 and 2, तो ये जो देख रहे हो पहला ना, जो इधर आएगा उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष बोलेंगे, ये सापेक्ष होगा, पहले माध्यम के क्या होगा। और ये जो इधर लिखेंगे ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, यानी कि जो परिभाषा बताए ना यही लिखा गया यहाँ पर। इसको बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कैसे दिखाते हैं? एन से। अच्छा, ये जो चीजें पढ़े हैं वही है सेम, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं नहीं तो ऐसे लिखते हैं। तो जो पहले है ना तो ये सापेक्ष हो जाएगा, जो बाद में है वह दूसरा हो जाएगा, ये अपवर्तनांक हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ अलग लिखे हैं, 2N1 लिखे हैं, तो जो 2 देख रहे हो यह, तो इसको बोलेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष। जो इधर आएगा उसको बनाएंगे सापेक्ष, क्या बनाएंगे? सापेक्ष। और जो इधर आएगा यहाँ पर तो उसको बनाएंगे अपवर्तनांक, तो इसे क्या बोलेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्या समझे? ये जो चीजें पढ़े हैं वही ये भी है। N21 देखो, जो पहले है उसको सापेक्ष बनाएंगे और जो बाद में उसको बनाएंगे अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पर माध्यम हम ले लिए हैं, यहाँ पर तो हम 1 2 कर दर्शाए माध्यम को, यहाँ पर माध्यम लिए हैं। ए मतलब होता है एयर, एयर मतलब हवा। अभी तो बताए तो वाई जहाँ लिखेंगे तो उसके बदले क्या लिखेंगे? ए। जी मतलब होता है ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच, कांच को किसे दिखाएंगे? स्मॉल जी से। अब पूछा जाएगा इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जो पहले है उसको क्या बनाएंगे? सापेक्ष, और जो बाद में है उसको क्या बनाएंगे? अपवर्तनांक। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी मतलब जी ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच का अपवर्तनांक। ऐसे में क्या बोले हैं? वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर? अब इसको पढ़ लोगे, ए मतलब एयर, वायु, और डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी, तो पानी बोलेंगे हम या जल बोलेंगे। वायु के जल का
अपवर्तनांक। यहाँ पर देखो जी मतलब ग्लास कांच और डी मतलब डायमंड हीरा। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। अरे समझ में, तो सवाल में ऐसे लिखा रहता है y के सापेक्ष, हिंदी में लिखा रहेगा, आपको उसको शॉर्ट में ऐसे लिखना है, लिखा रहेगा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5 है, मान दे दिया, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 5, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बताइए, उल्टा पूछ दिया, उल्टा हो गया ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, बोले हम सवाल कि y के सापेक्ष, सामने लिखा है y के सापेक्ष, जो सापेक्ष रहता है वो पहले लिखते हैं और जो अपवर्तनांक रहता है उसको बाद में लिखते हैं, ये नहीं बताया है। तो हम बोले क्या है y के सापेक्ष, तो y मतलब ये हो गया, और कांच के अपवर्तनांक बोले है ना, ये हो गया। तो अपवर्तनांक देखो जिसको अपवर्तनांक बनाएगा उसको बाद में, और जिसको सापेक्ष बनाएगा उसको पहले लिखेंगे, ऐसे। अब यहां से एक और सूत्र निकालते हैं इससे, ये लिख लोगे, बता दोगे ना, पढ़ने जाएगा ना। इसका सूत्र बनाते हैं 1 and 2, क्या पढ़ेंगे इसको, पहले माध्यम के दूसरे माध्यम का गुणे, 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा सूत्र आ गया। 1 जैसे हम सवाल बोलेंगे वैसे आप उसका आंसर बता देंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा। हम सवाल बोलेंगे आंसर बताने में सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन हल करेंगे तो 2-3 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि लिख कर करना है उसको, आंसर तो ऐसे मुझे नहीं बताएंगे इस पर, है ना। 1 and 2 इंटू 2 and 1 बराबर क्या है 1, यानी कि जब भी व्युत्क्रम रहेगा उल्टा, देखो यहाँ पर पहले 1 है, यहाँ पर पहले बाद में 2 है, यहाँ पर बाद में, उल्टा है ना एक दूसरे का, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा 1। अच्छा, एक कैसे आ गया, इन दोनों का गुणा किए, तो गुणा किए तो हल कर लाए होंगे। देखिए 1 and 2 जो लिखा गया है इसको हम पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको सूत्र के रूप में। इसको लिखा जाता है जो बाद में है ना, ये वाला जो देख रहे हो 2, इसको बाबू अंश बनाते हैं, n2 लिखेंगे, ठीक, बटा कर देंगे, जिसको हम सापेक्ष बनाए हैं उसको हर बना देंगे, n1 हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही बाबू 2n1 लिखा है। अब बताइए इसको, जो बाद में है उसको बनाएंगे अंश, और जो पहले उसको बनाएंगे हर, ये हो जाएगा n1/n2, हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, n2 बटा n1 गुणा है ना, और इसको क्या लिखेंगे, हो गया, ये कट गया, कट का क्या आ गया 1, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है 1, समझ गए। चलिए तो कल मिलेंगे इसके साथ, और कल बताएंगे कि सवाल कैसे किया जाता है, ठीक ना। अभी हम यहाँ पर नहीं आए, निरपेक्ष पर नहीं आए, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। तो कल मिलेंगे तो बताएंगे कि इस पर सवाल कैसे किया जाता है, ठीक ना। और इसका इस पर जो भी सवाल बनेंगे तो इसको चुटकी में जानेंगे कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक ना। स्टार्ट करेंगे।